कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि मैं कुमार क्लासेस का डायरेक्टर और मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारे क्लासेस पुणे में चलते हैं, लेकिन मैं आज आया हूँ अपने गांव और अपने चंपारण धरती पे। आपको मालूम ही होगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण से ही सत्याग्रह स्टार्ट किया था और यहीं से हमको आज़ादी मिली थी। लेकिन आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि चंपारण में भी ऐसे लोग हैं जो आपको फिजिक्स से आज़ादी दिलाएंगे। आपको फिजिक्स का जो फोबिया है, जो फिजिक्स का डर है, वो भी भगाएंगे आपको। तो आज हैं हम डॉक्टर ए.के. मिश्रा, डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, जो फिजिक्स के राइटर भी हैं, फिजिक्स टुडे के, और हम इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। और ये जो सभी स्टूडेंट हैं वो एस.सी. वर्मा के। कौन नहीं जानता है एस.सी. वर्मा को? बहुत बेईमानी होगी अगर आपने बोल दिया कि हम जानते ही नहीं हैं। कि जितने भी दुनिया के लाखों करोड़ों जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं, एस.सी. वर्मा का बुक तो एक बार देखे होंगे। वो पढ़ना तो दूर कीजिए, लेकिन एक बार जरूर खरीदे होंगे उस बुक को। तो सर उन्हीं के स्टूडेंट रह चुके हैं और एक पीएचडी होल्डर हैं, और इन्होंने एमएससी किया हुआ है पटना साइंस कॉलेज से, जहाँ से एक जो बिहार के जो विद्वान दिए हुए हैं और चंपारण धरती का जो एक से एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं, तो उनमें से ही एक है। तो आज हम इनका ब्लेसिंग भी लेंगे और आज ये हमारे स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, उनको फिजिक्स का क्लू भी बताएंगे। उनके फिजिक्स की जो एक हर चीज़ में एक ये रहता है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई आदमी बहुत एक्सपर्ट है तो उसका एक क्लू रहता है, एक मतलब क्या बोल सकते हैं, राज, जो आपका मैजिक जो बोल सकते हैं कि मैजिक है, तो उसमें हम बताएंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नया नहीं है। आपके लिए लग रहा होगा कि ये नया है, आपके लिए लग रहा होगा कि ये नया पैटर्न आ गया सीबीएसई बोर्ड में कि वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो पैटर्न बहुत पुराना है, क्योंकि आईआईटी की तैयारी अभी नहीं हो रही है। लेकिन जो शिक्षक केवल थ्योरी पे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ओम्स लॉ है, तो चलो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि V = IR। लेकिन क्या है उसमें, क्या उसमें अंदर है, उसका सारे कांस्टेंट क्या है, क्या मतलब V = I। तो ऐसे मैं सर से अभी रूबरू कराता हूँ और सर अपने भाषा में और आपको बताएंगे कि फिजिक्स का जो फियर है, जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू उदय। कुमार क्लासेस में जो अभी पुणे में चल रहा है आपका, इसके विषय में आप कितना अच्छा कर रहे हैं हमको अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है। एंड बाय दैट बीइंग योर गुरु ऑफ फिजिक्स इन मोतिहारी, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ। और इसके लिए मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सम्मानित कर रहा हूँ। और फिर हम लौट रहे हैं आपके प्रश्नों पर। तो आपने जो प्रश्न किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो हम आपके छात्र से, सभी छात्रों से ये बताना चाहते हैं कि फिजिक्स हो या कोई भी विषय हो, जब किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो फुल कमांड ओवर दैट वेरी टॉपिक, उसके हार्ट को हम अब कमांड करते हैं, उसके सोल तक पहुंचते हैं। और सोल तक पहुंचने के बाद हम, व्यक्ति के शरीर में आत्मा होता है और उसका फुल बॉडी होता है, और उसमें हाथ पैर और सारे पूरा शरीर का स्वरूप होता है। लेकिन आपका पूरा का पूरा बॉडी काम क्या करता है, जो आपके सोल में फीलिंग्स पैदा होते हैं और ब्रेन तक जाता है, और फिर वहाँ पर लॉजिक वगैरह सब आकर के एक फाइनल डिसीजन देता है कि इधर मूव करना है, तो आपका पैर उधर चलने लगता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपने फिजिक्स के किसी टॉपिक के आत्मा को छुआ है कि नहीं, उसके से आप कनेक्ट हुए हैं कि नहीं, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए 3-4 तरह के क्वेश्चंस को डिराइव किया गया। एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसको डाला गया, एक न्यूमेरिकल डाला गया। तो न्यूमेरिकल तब तक नहीं बनेगा जब थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो एक लंबे क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम तोड़ देते हैं, जैसे आपने पूरा रामायण अगर पढ़ लिया, पूरा महाभारत पढ़ लिया, अगर आपसे पूछा जाता है कि सीता जी किसकी पत्नी थी, नीचे 4 ऑप्शन दिया जाता है, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, तो आप किस पर टिक करेंगे? राम पर टिक करेंगे, क्योंकि आपने स्टोरी को ठीक से पढ़ा है। हनुमान जी भक्त थे किसके? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो आप किस पर टिक करेंगे? राम पर। तो एक बड़े क्वेश्चन का जो एक बड़ा आंसर होता है, पूरे स्टोरी को आप अगर ठीक से समझे हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस होते हैं
उनका उत्तर देना बड़ी आसान है। लेकिन अभी क्या एक गलत ट्रेंड विद्यार्थी अपनाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर याद करने लगते हैं कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोच सकते हैं एक रामायण और एक महाभारत में लाखों बन सकते हैं। तो लाखों क्वेश्चंस का आंसर अगर हम याद करें या ठीक से उस स्टोरी को पढ़ें, कौन सा काम ठीक रहेगा? हम तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है भाई, ये है, इसका ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या है तो ये होगा, उसी को रट रहे हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस अप्रोच। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि फर्स्ट गो थ्रू द टॉपिक, गेट कमांड ओवर इट एंड देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बिकम ईजियर। और एक बात और है, 4 पॉसिबल्स आंसर जो दिया हुआ रहता है तो वो हमारे कार्य को और आसान कर देता है। लेकिन कहीं कहीं ये कन्फ्यूज़न का भी कारण बनता है। नियर बाई जो आंसर आते हैं, आपको कमांड नहीं है, तो कमांड नहीं है, ठीक से याद नहीं है, तो वहाँ पर वो दोनों कन्फ्यूज़न करता है। अगर थोड़ा सा क्लैरिटी है तो आपको हेल्प कर देता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल भी उसी तरह की बात है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको वर्ड्स पावर नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आप बातों को लिखते भी हैं तो आपको मार्क्स कमा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर केवल मेंटल क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप जो है सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं, फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज मोर जस्टिफाइड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो ज़्यादा जस्टिस प्रदान करता है। लेकिन आप उन बच्चों को क्या बोलिएगा जो आज जो 20वीं मतलब सदी चल रही है, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि तुम मेरा पैकेज ही बनाओ। मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने पैकेज बनाया है, बच्चे बुक्स ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पैकेज में ही बिजी कर दिया जा रहा है। और पैकेज आपको भी मालूम है कि हम 20% 30% कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं बुक से। तो बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी कि बच्चे बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें पूरा फुल रहता नहीं है। जो पैकेज है जस्ट लाइक नोट्स, और नोट्स को ही बोल रहा है कोचिंग क्लास की आप यही पढ़ो, तो कैसे करेंगे वो? और वो बच्चे में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है कि हम नोट्स पढ़ाई करें कि कौन सा बुक चूज करें, वो बुक्स ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, इसमें हम बताना चाहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो रियली बच्चे होते हैं। अगर उनको एक अच्छा गुरु का गाइडलाइन नहीं मिला तो बच्चा जो कहीं जाना चाहिए, किसी अच्छे मंजिल को प्राप्त करता, वो नीचे डाइवर्ट होकर के रह जाता है। और इसलिए गुरु का चयन बड़ी महत्वपूर्ण है। जो गुरु सक्षम है, जो गुरु क्वालिफाइड है, जो गुरु दुनिया को देखा है, विषय को देखा है, प्रैक्टिकलिटी को देखा है, उसके मैनिफेस्टेशंस को देखा है और जीवन को जिया है, विषय को भी जिया है, तो वैसे गुरु की तलाश कीजिए, बेस्ट गुरु की तलाश कीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि जो रोज़ जो पैकेजेस मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी क्लासेस से, तो आप जो क्लास आज किए हो उसको तुम ठीक से समझे हो, उस टॉपिक पर आधारित 5-10 प्रश्न वहाँ पर अगर दिए जाते हैं और आप क्लास ठीक से किए हैं कि नहीं, फिर अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्लास में आप बनाते हो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि वो पैकेजेस पार्ट होते हैं, और पार्ट ऑफ एनीथिंग इफ़ यू आर गोइंग थ्रू, then you will become not be able to understand all type of objective questions regarding a particular topic, because packages are related to a part and you have to go through thorough, you have to give thorough study of a thing, and then part wise addition and assimilation, आप जितने भी पार्ट पढ़ें उसको एसिमिलेट करना होगा, और फिर आपको कमांड ओवर द टॉपिक का फील आना चाहिए कि हमको उस टॉपिक पर फुल कमांड हो गया है, एंड ओनली देन यू प्रोसीड टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अदरवाइज यू विल फील कम्बरसम एंड डिफिकल्ट, एंड दिस अप्रोच इज़ वेरी बैड अप्रोच। आप जो है सो पार्ट को पढ़ करके होल ऑब्जेक्टिव की तरफ मत जाना, क्योंकि आपको डिसाइड करना होगा कि ऑन दिस टॉपिक दिस क्वेश्चन दोज क्वेश्चंस आर गिवन, एंड ओनली those questions, if based on that particular topic which you have studied recently and you are feeling just command over that, only then those questions can be, you should try to solve. Otherwise जितने भी पार्ट है उसको मिलाओ, एसिमिलेट करो, फिर तुम कंफर्म हो जाओ कि हम इस लंबे पैकेज में जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं। और डोंट नेवर ट्राई टू मेमोराइज। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रूट मेथड को डिस्कार्ड किया गया है कि भाई अब लर्निंग होगा, लर्निंग नॉलेज का जो हम क्लास में जो देते हैं लेक्चर, उसको बच्चे इमिटेट करते हैं,
ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन लर्निंग पर ध्यान दिया गया है। टीचिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू लर्निंग। टीचिंग को जितना प्रैक्टिकल हो सके, जितना ईजियर हो सके, जितना आपके लैंग्वेज में हो सके शिक्षक को देना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आता है, लेकिन इसको कंटेम्पलेट किया गया, बहुत पहले फील किया गया, फिर पॉलिसी के रूप में अभी हमारे सामने आया है। तो टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो आपको थ्योरेटिकली हम बता रहे हैं कि आपको साइकिल चलाने के लिए ऐसे ऐसे करना होगा, साइकिल खरीदना होगा, फिर जो है सो वस्त्र सिलवाना होगा कि गिरने पर फट सकता है, फिर जो है सो एगो ट्रेनर को रखना होगा, और साइकिल पर चढ़ करके आप जा रहे हैं तो ऐसे पाउडल चलाना होगा, सामने देखना होगा, ये सारे थ्योरीज हैं। लेकिन जब आप एक बार साइकिल चलाने के लिए जब निकलिएगा, एक बार साइकिल चलाना अगर सीख जाइएगा तो ज़िंदगी में कभी भी भूलिएगा नहीं। दिस इज ए काइंड ऑफ लर्निंग। स्विमिंग है, ये लर्निंग है। तो उसी तरह से हर टॉपिक का लर्निंग में कन्वर्ट करना होगा। ये टीचर की जवाबदेही है कि आप अपने टीचिंग को लर्निंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आप हियरिंग को लिसनिंग में कन्वर्ट करना होगा। आप हियर जो करते हैं, सुनते हैं, वहाँ पर पूरा पूरा कंसंट्रेट नहीं होते हैं, कान में ध्वनि आ रही है, आप बात कुछ दूसरा सोच रहे हैं, तो वहाँ पर लर्निंग नहीं हो पाएगा। इसलिए लिसनिंग को लाना होगा और टीचिंग को लर्निंग में कन्वर्ट करना होगा। जब विद्यार्थी लर्न करने लगेंगे, इसके लिए आपको हर टॉपिक को प्रैक्टिकलिटी से जोड़ना होगा, और विद्यार्थी जब सोचेंगे कि ये थ्योरी, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल इस प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएटेड है, रोज हैपनिंग हो रहा है, एवरी डे आई एम जस्ट गेटिंग इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो विद्यार्थी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो सोचेंगे कि अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये तो यहाँ पर लागू हो रहा है, और उसके बाद वो लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा और विद्यार्थी उस पर कोई भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे। तो दीज आर द। आप ऐसे बच्चे के लिए क्या बोलेंगे? जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री भी वो कर लेते हैं काफ़ी हद तक, मैथ्स भी करते हैं, क्योंकि मैथ्स में जब हम लोग सिखाते हैं तो आज फार्मूला सिखाया उस पर 10 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिजिक्स में बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं और लास्ट में न्यूमेरिकल में रुक जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे थ्योरी तो समझ में आ गया है लेकिन न्यूमेरिकल ही सॉल्व नहीं हो रहा है। उदय, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जितना दिन फिजिक्स पढ़ाया, हमारे विद्यार्थी केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ते थे, हर विषय पढ़ते थे, लेकिन हमको आगे कहते थे कि हमको लगता है कि फिजिक्स सबसे इजी है, और उनको हमेशा मार्क्स फिजिक्स में ज़्यादा आया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो विषय को कितना ईजियर आप बना सकते हैं, ये शिक्षक पर निर्भर करता है। इसमें विषय का दोष नहीं है, विद्यार्थी का दोष नहीं है, ये जो है सो डिपेंड करता है कि जिस शिक्षक के बच्चे संपर्क में हैं, जिनके अंडर में अध्ययन कर रहे हैं, वो विषय को कैसे रख रहे हैं, तो वो विषय को कैसे प्राप्त किए हैं, ये सारी बातें काफ़ी माइन्यूट ढंग से उसमें डिस्प्ले होने लगती हैं। अगर आप अपने विषय के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, आप काफ़ी डिलाइट हैं और बड़ी ही आराम से उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो छात्र भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके रिलैक्स हो जाएंगे। ओ, इट्स नॉट द हार्ड टॉपिक, बिकॉज सर इज लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड क्वाइट अम्यूजिंग एंड डिलाइट ही इज़ फीलिंग, सो वी शुड इन रिलैक्स फॉर्म बिकॉज द टॉपिक विल बी ईजियर। और वैसे ही ईजी उनको मिलता है, तो फिर वो ईजी करके चले जाते हैं। लेकिन जब आप सीरियस हो जाते हो एंड यू आर फीलिंग टू मच एम्ब्रेसमेंट व्हाइल यू आर डिलीवरिंग ए सिंगल वर्ड और राइटिंग सिंगल वर्ड, इन दैट वेरी सिचुएशन स्टूडेंट समझता है कि वो सर इज़ नॉट ईजी एंड ही इज़ फीलिंग एंड रूट मेथड आ रहा है, विषय वस्तु के आत्मा तक सर खुद पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ विद्यार्थी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि बहुत टफ है, यही बात होती है। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो फिजिक्स अगर सपोज कीजिए कि हमारा टीचर का सपोर्ट नहीं है या किसी कारणवश वो नहीं लगा पा रहे हैं या उनको ऐसे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको सही से गाइड करे, तो सेल्फ स्टडी कैसे करें फिजिक्स का? देखो उदय, ऐसा है कि देयर इज ऑलवेज सर्टेन एक्सेप्शंस इन जनरल प्रिंसिपल। कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ अपवाद होता है, और वह अपवाद गुरु के का मोहताज नहीं होता है, और वो सेल्फ स्टडी से भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन 95% केसेस में, 98-99% केसेस में गुरु का गाइडलाइन हमको लगता है, एक गुरु का होना ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए कम समय में काफ़ी ज़रूरी होता है। हम तो सेल्फ स्टडी कोई भी छात्र कर करके 2 साल का जो सिलेबस है, 4 साल अगर टाइम हो तो सेल्फ स्टडी से हो सकता है, लेकिन मिनिमम टाइम में
एक टाइम प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में आपको जो पूरा का पूरा पारंगत होना है पूरे सिलेबस में, तो बिना गुरु का 99% केसेस में संभव नहीं है। और गुरु के तलाश में आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये 3 जनरेशन का जो जर्नी हमने किया है उसमें हमने देखा है कि एक छात्र जो सही गुरु का तलाश किया वो अपने मंजिल पर पहुंच करके आज काफ़ी आगे है, और जो सही गुरु का तलाश करने में चूक गया वो बहुत पीछे छूट जाता है। इसलिए गुरु का महत्व, जब कर्ण जो है सो परशुराम के तलाश में निकले थे, अर्जुन जो है सो द्रोणाचार्य, एकलव्य द्रोणाचार्य का मूर्ति बनवा करके पारंगत हो जाते हैं, तो गुरु का महत्व, गुरु की तलाश और गुरु को शिष्य को स्वीकार करने में भी कुछ स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार का छात्र किसी एक ही गुरु का शिष्य नहीं हो सकता है, और उसके लिए कोई दूसरा गुरु बना है। भले ही इज़ डेस्टिन्ड टू गो लोअर एंड समवन इज़ डेस्टिन्ड टू गो हायर, तो एक ही गुरु हर प्रकार के छात्रों को नहीं पढ़ा सकता है, तो गुरु का भी कैटेगराइजेशन बना हुआ है। इसलिए स्वतः भी छात्र जो है सो हम देखते हैं कि ढूंढते ढूंढते अपने गुरु को तलाश कर लेते हैं, और जिनको आवश्यकता नहीं होती है इसका मतलब है कि उनको लोअर टाइप के गुरु के यहाँ जाना है और वो डेस्टिन टू गो लोअर। तो इस तरह से हम आपको गुरु के महत्व को बता रहे हैं, महिमा को बता रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और यह पुरानी कहावत है। लेकिन एकलव्य की तरह अगर कोई व्यक्ति हो जो अभ्यास कर रहा हो और अनवरत अभ्यास कर रहा हो, दिन और रात एक कर दिया हो, और उस तरह का जिद हो जो जितेंद्र जी के पास जिद है, तो कुछ भी संभव नहीं है। और हम आपको बोले थे कि संभव को पाने के लिए असंभव के पार जाना होता है, तो उस स्थिति के लिए तो सब चैलेंज पीछे छूट जाता है। लेकिन सामान्य स्थिति में गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है, एंड वन शुड ट्राई टू सर्च द बेस्ट गुरु फॉर हिम। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो गुरु का तलाश कीजिए, भले ही आपको देर लगे लेकिन सच्चे गुरु का तलाश कीजिए, फिर आपको सफलता 100% मिलेगी। और फिजिक्स से डरिए नहीं। अगर हमारी बात आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए, तो फिर हम लाइव प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो फिजिक्स में आप डर रहे हैं कि न्यूमेरिकल नहीं बनता है, लेकिन आपको फुल स्टोरी पढ़ना होगा। जैसे सर ने बताया कि सीता किसकी पत्नी थी, तो आपको फुल स्टोरी मालूम है, इसलिए आप राम बोलते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको तुक्का नहीं लगाना है। ऐसा नहीं बोलना है कि आज दिन नहीं अच्छा था इसलिए मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत हो गए। सो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग अभी ये समाप्त करते हैं। और कुछ भी आपको अगर डाउट्स लग रहा है या कुछ भी कैसा लगा हम लोग का, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।